हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यूमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार मार्च 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. इसका सारा मटेरियल और कंटेंट मराठी में है. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पूर्व धारगड वन क्षेत्रामध्ये अत्यंत दुर्मिळ अशा ठिपकेदार कस्तूर या पक्ष्याची नोंद करण्यात आली आहे. या संदर्भात सत्य है. तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प कहाँ पर है. तो ये आपको देखने को मिलेगा अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट. और यहाँ पर जो पर्वत है या जिसे बोलें कि जो पहाड़ी एरिया है वो कौन सा है, तो वो सतपुड़ा इससे थोड़ा बहुत टच होता है. सतपुड़ा जिसका अधिकांश भाग किसमें है, मध्य प्रदेश में है. तो इसी से टच होता हुआ हमारा अमरावती डिस्ट्रिक्ट है. तो उसी में ये जो दुर्मिल पक्षी है वो देखने को मिला है. इसका नाम क्या है, ठिपकेदार कस्तूर. ये दिखाई दिया है. तो ये फॉरेस्ट सर्विस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हालांकि एमपीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी जो एग्जाम्स है महाराष्ट्र से स्पेसिफिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है. या पक्षाचे इंग्रजी नाव स्केली थ्रश असे असून शास्त्रीय नाव इयूथेरा डामा असे आहे. तो अगर आप ये याद रख पाते हैं, देखिए फॉरेस्ट सर्विस वालों को तो ये याद रखना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. ये उनके मेंस में या कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे. और एमपीएससी वालों को सिर्फ ये ठिपकेदार कस्तूर और ये कहाँ पर मिला है, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प में मिला है, इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा. और बाकी जो फॉरेस्ट सर्विस है उन्होंने ये सारा डेटा पता होना ही चाहिए. इंग्रजी नाव स्केली थ्रश असे असून शास्त्रीय नाव ड्यूथेरा डामा असे आहे. इसका जो शास्त्रीय नाम है वो क्या है, ड्यूथेरा डामा. मलेशियासह हा पक्षी भारताचा केवळ उत्तर भागात हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे आढळून येतो. यानी ज़्यादातर ये पक्षी हिमालय के कहाँ कौन से भाग में दिखता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है. इसके अलावा ये मलेशिया में भी दिखाई देता है. ये पक्षी, ये मलेशिया वगैरह याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये आपको पता होना चाहिए. बट फिर भी ये हमारे कहाँ पर, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प में देखने को मिला है. जागतिक दर्जाचा संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार या पक्ष्याची ही महाराष्ट्रातील छायाचित्र सह खात्रीशीर अशी प्रथमच नोंद ठरल्याचा दावा पक्षी निरीक्षकांनी केला आहे. यानी जो पक्षी निरीक्षक हैं उन्हें पहली बार महाराष्ट्र में इस प्रकार का पक्षी मिला है जिसका छायाचित्र भी हमारे पास अवेलेबल है. तो इसमें याद करने जैसा क्या है, इसका आंसर होगा वरील सर. याद करने जैसा ठिपकेदार कस्तूर, तो ये कहाँ पर दिखाई दिया, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प में ये दिखाई दिया. ये याद रखना है. इसका इंग्लिश नाम या अंग्रेजी नाम का स्केली थ्रश ये है और ये महाराष्ट्र में पहली बार दिखाई दिया. जनरली ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है. इतना डेटा आपको पता होना चाहिए. पुढचा प्रश्न बघा. ये तो काफी इंपॉर्टंट मैं कहूँगा. देखते हैं इसको. गेल्या 2 वर्षात राज्यातील बेरोजगारीचा दरात घट झाली आहे. या संदर्भात सत्य है. यानी जो बेरोजगारी का रेट है हमारे महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में वो कम हुआ है. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर प्रश्न जनरली आपको परीक्षा में देखने को मिलता है. जानेवारी 2019 मध्ये 5.7% पोहोचलेला बेरोजगारीचा दर जानेवारी 2021 मध्ये 3.8% झालं आहे. मात्र गुजरातचा तुलनेत महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर थोड़ा जास्त आहे. तो देखिए 2019 में बेरोजगारी की दर कितनी थी, 5.7% पर पहुंच गई थी. और ये 2021 में, जनवरी 2021 में फिर से कितनी आ गई, 3.8%, जो गुजरात से थोड़ी सी ज़्यादा है. अब देखिए आपको पता होगा कि हमारा जो महाराष्ट्र है वो एक विकसित राज्य माना जाता है भारत का. तो डेफिनेटली यहाँ पर बेरोजगारी दर तो कम होगी ही. आगे देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेचा पाहणीतून ही माहिती समोर आली आहे. यानी ये जो पाहणी या जिसको बोले सर्वेक्षण किया वो किसने किया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी, इसने ये रिपोर्ट जारी की है. मात्र देशात
आघाडीचे औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक आणि मेघालय 3.3%, गुजरात 3.2%, ओडिशा 3%, या राज्यातील बेरोजगारीचा दर कमी आहे। यानी हमसे जो कम बेरोजगारी दर है वो ये 3-4 राज्यों में ही है, बाकी सभी राज्यों में हमसे जो बेरोजगारी दर है वो ज़्यादा है। हमारी बेरोजगारी दर कितनी? 3.8%। ये तो आपको याद रखना ही है। ये जनवरी 2021 का डेटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और 2019 में कितना हो गई थी ये? जनवरी 2019 में 5.7%। अब ये बेरोजगारी दर कुछ कम हुई है, यानी लोगों को रोजगार मिला है। और हमसे आगे सिर्फ 4-5 राज्य ही देखने को मिलेंगे, कर्नाटक, मेघालय, गुजरात और उड़ीसा, ये राज्य आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सभी बेरोजगारी दर में हमसे क्या है? पीछे, यानी वहां पर बेरोजगार ज्यादा है, हमारे महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर क्या है? कम है। तो इसका आंसर होगा वरील सर। इंपॉर्टेंट इसमें ये आपको याद रखना ही 3.8%। पुढचा प्रश्न बघा, देशात मोठ्या शहरांमध्ये बेंगळूर आणि छोट्या शहरांमध्ये सिमला ही शहरे वास्तव्यासाठी सर्वात योग्य असल्याचा निर्वाव्य केंद्रीय गृह निर्माण व शहरी विकास मंत्रालय ने दिला है। तो आपने एक नाम सुना होगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका मतलब ये होता है कि कहां पर रहना कितना ज्यादा इजी है। तो ऐसे अगर पूरे देश में लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे अच्छा रहने के लिए शहर कौन सा मिला है? बेंगलुरु, ये मिला है। और हमारे पुणे का भी इसमें स्थान आया है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। 10 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये वास्तव्यासाठी सर्वोत्कृष्ट असलेले पुणे शहर दुसऱ्या क्रमांकावर असून श्रीनगर अखेरचा 49 क्रमांकावर आहे। अभी देखिए 2 प्रकार के शहर इसमें होते हैं। एक वो शहर जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से कम, और एक वो है जिनकी 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन। तो 10 लाख से ज्यादा वाली पॉपुलेशन में अगर टोटल शहरों के इंडेक्स को देखा जाए तो टॉप पर कौन है? बेंगलोर। और सेकंड नंबर पे है हमारा पुणे। तो ये आपको याद रखना है। पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर असून श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर अखेरचा 49 क्रमांकावर आहे, यानी सबसे लास्ट में श्रीनगर है। और सबसे अच्छा किसने प्रदर्शन किया है? बेंगलुरु। यानी यहाँ पर रहना उतना ही अच्छा है, यानी आपको सुविधाएं वहां पर मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा अच्छे से अवेलेबल है। इसके अलावा जो और दूसरी प्रकार की जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी बेंगलोर में। और सेकंड नंबर पर है हमारा पुणे शहर, और लास्ट नंबर पे कौन सा है? श्रीनगर। ये भी अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है। जीवन सुलभता आणि महापालिकांची कामगिरी दर्शवणारा यंदाचा निर्देशांक जाहीर करण्यात असून त्यामध्ये पहिल्या 50 शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील 11 शहरांचा समावेश आहे। यानी हमारे महाराष्ट्र के 50 में से 11 शहरों को शामिल किया गया है जीवन सुलभता में। टॉप 50 जो शहर है, ओवरऑल की बात की जा रही, किसमें? नगर पालिका जहां पर है या महापालिका जहां पर है, जहां पर रहना कितना इजी है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो टॉप 50 में से टोटल 11 शहर हमारे महाराष्ट्र के, और पुणे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या में सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर बेंगलोर है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, फिर एक व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, विठ्ठल परशुराम महाजन। इनकी डेथ हो गई। ये एक स्वतंत्र सेनानी है, यानी इन्होंने जो हमारी इंडिपेंडेंस थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था। आपको पता होगा गोवा से जो यूरोपियन कंट्री है, भारत से तो वो चले गए थे ब्रिटिशर्स, बट गोवा से नहीं गए थे। ब्रिटिशर्स नहीं थे वहाँ पर, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे। तो उसके लिए हमने चलाया था क्या? गोवा मुक्ति संग्राम। तो उसमें कई सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें एक हमारे कौन थे? विठ्ठल परशुराम जी महाजन। तो इनकी डेथ हो गई 83 ईयर की एज में। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उनके ऊपर प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल 1955 मध्ये महाजन यांना कारावास झालं होतं। यानी गोवा मुक्ति संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 1955 में इन्हें क्या हुई थी? जेल की सजा हुई थी, कारावास हुआ था। किन्हें? विठ्ठल परशुराम महाजन जी को। फिर देखिए, गोवा मुक्ति संग्रामाशी संबंधित घटनेचे ते पदाधिकारी होते। 1961चा पानशेत पुरामध्ये
अडकलेल्या अनेक जणांना त्यांनी मदतीचा हात दिला होता। और एक और वजह से ये व्यक्ति प्रसिद्ध हैं क्योंकि जब पानशीत पूर आई थी यानी बाढ़ आई थी, कब 1961 में, उस समय भी इन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की थी, इस वजह से भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे उस वक्त। तो इनका नाम है विठ्ठल परशुराम महाजन। इसका आंसर होगा दोनों बरोबर है। याद करने जैसा क्या, इनका नाम और इन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम में पार्टिसिपेट किया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये पूर्व वगैरह का याद रख ले तो ठीक है, नहीं भी रखा तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नट श्रेष्ठ श्रीकांत मोघे यांचे निधन झाले या संदर्भात सत्य आहे। ये भी काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, श्रीकांत मोघे जी। ये क्या है, नट श्रेष्ठ, यानी ये विभिन्न नाटकों में अभिनय करते हैं, तो उनकी भी डेथ हो गई। तो इनके बारे में भी कुछ आपको एडिशनल डेटा पता होना चाहिए। सांगली सारख्या नाटक कलेचा उद्गम स्थळी जन्म झालेल्या श्रीकांत मोघे यांना तिथल्या मातीतील नाट्य ओढीनेच नाटकाकडे आकर्षित केले असावे। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो बेसिकली इनका जन्म हुआ था सांगली डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सांगली डिस्ट्रिक्ट को क्या माना जाता है, सांगली को माना जाता है नाटक कला का जन्म स्थल। यहाँ से नाटक कला क्या हुई, पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ श्रीकांत मोघे जी का। त्यांचे सर्वात गाजलेले नाटक म्हणून लेकुरे उदंड झाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। लेकुरे उदंड झाली ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, किनका, श्रीकांत मोघे जी का। फिर देखिए इनका पहला वाला नाटक के बारे में बात की गई, तो वो भी देख लिए। मराठी नाट्य सृष्टीत पु ल देशपांडे यांनी त्यांचातील हुन्नर ओळखून त्यांना वाऱ्यांवरची वारात मध्ये निमंत्रित केले। यानी इन्होंने सबसे पहले जो नाटक किया वो कौन सा था, वाऱ्यावरची बारात। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें जिसने यानी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी वो थे देशपांडे जी। इनका नाम अगर आप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो हाँ, वाऱ्यावरची बारात ये तो आपको याद रखना है। श्रीकांत मोघे जी का ये पहला नाटक था और इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है लेकुरे उदंड झाली, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, सांगली में। इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वरील सर्व। पुढचा प्रश्न बघा। सरकारने राज्याचा मुख्य सचिवपदी सीताराम कुंटे यांची नियुक्ति केली या संदर्भात सत्य है। तो देखिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव बने वो कौन बने, सीताराम कुंटे जी ये बने। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, संजय कुमार, ये हो गए हैं रिटायर्ड यानी निवृत्त हो गए, इनका स्थान इन्होंने लिया। किसने, सीताराम कुंटे जी ने। ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने। तो देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य सचिव संजय कुमार निवृत्त होत आहेत, त्यांचा जागी 1985चा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी सीताराम कुंटे यांची नियुक्ति करण्यात आली। 1985 के वो IAS ऑफिसर हैं, उनकी अब नियुक्ति हुई है मुख्य सचिव के पद पर। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही, सीताराम कुंटे जी, इनका नाम याद रखिए आप। बाकी का ये ठीक है, मैं एक बार रीड करके बता देता हूं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तसेच 1986च्या तुकडीतील अधिकारी मनु कुमार श्रीवास्तव यांची अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह या प्रशासनातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर है। बट इसमें ये जो सेकंड पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो साथ में था इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। तो मुख्य सचिव बने सीताराम कुंटे, उन्होंने जगह ली संजय कुमार जी की, इतना आपको पता होना चाहिए। पुढचा प्रश्न बघा। देशभरातील सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी बंधनकारक करण्यात आलेल्या उद्यम नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र ने देशात आघाडी घेतली आहे या संदर्भात सत्य है। तो देखिए हमारी सरकार ने जो MSME है, MSME मीन्स क्या, जहां पर मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिखा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ये कहा जाता है। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार ने कंपलसरी बना दिया है, केंद्र सरकार ने। MSME पर हमारी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए वो हमारे महाराष्ट्र से ही हुए, जो कि काफी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है। नोंदणीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक 24% वाटा असून त्या खालोखाल तमिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यांचा क्रमांक लागतो। यानी सबसे टॉप पर है हमारा महाराष्ट्र और पूरे देश के जो टोटल MSME है उसमें 24% यानी 24% आमचा महाराष्ट्राचा वाटा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
कभी भी ये परीक्षा में आ सकता है, ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है। फिर हमारे नीचे हैं तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्यों की रँक आती है हमसे नीचे लिस्ट में। देशात सर्वाधिक नोंदणीमध्ये पुणे जिल्हा पहिल्या स्थानी आहे, और ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई कहां पर रजिस्टर की गई, तो वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही रजिस्टर की गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। टोटल हमारे महाराष्ट्र का कितना परसेंटेज है? 24% हमारे यहां से एमएसएमई है। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर आहे। आई होप आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई पे क्वेश्चन कई बार मैंने देखा एग्जाम में। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्यभरातील 99 पाणथळांवर 2017 ते 2019 या 2 वर्षात 70 पाण पक्ष्यांचा प्रजातींचे दर्शन घडले असून 9 प्रजातींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे। टोटल 70 टाइप की प्रजाति देखी गई। पाणथळा मीन समझते हैं आप, एक प्रकार का दलदल होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए ये पानी है और ये नदी बह रही, और जब ये नदी किसमें मिलती है, मान लीजिए समंदर में मिलती है, तो कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस प्रकार से डेल्टा बना लेती है एस्चुरी। तो यहाँ पर इस प्रकार से दलदल बन जाता है। और ये कंडीशन जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं या अलग अलग तरह के जीव जंतु, उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में तो आपको पता होगा, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया ही समुद्र से लगा हुआ है। तो यहाँ पर कई प्रकार के दुर्लभ पक्षी भी देखने को मिलते हैं। तो उसी से संबंधित है ये कि 70 पक्षी हमें अभी तक 2017 से 2019 तक देखने को मिले। अब इसमें देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पहले भी प्रश्न आ चुका है। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बहुत ही पुरानी संस्था है ये। समुद्र किनाऱ्याचा अभ्यासती हे निष्कर्ष मांडले आहेत, या संदर्भात सत्य है। यानी इन्होंने जो समुद्र किनारे पर अभ्यास किया जाता है पक्षियों के बारे में, जीव जंतु के बारे में, उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि 2017 से 2019 तक 70 पाण पक्षी देखने को मिले हैं। आप देखिए इनमें और डेटा देखिए। IUCN, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर, ही बी एक संस्था आहे। नेचरने जाहीर केलेल्या 9 नष्ट होत चाललेल्या प्रजातीही या सर्वेक्षणात आढळून आल्या आहेत। यानी IUCN डिक्लेयर करता है, रेड लिस्ट ये जारी करता है। रेड लिस्ट का मतलब क्या कि ये खतरे में है। फिर उसकी और भी लिस्ट होती हैं, जैसे कोई प्रजाति खत्म हो गई तो ये कौन डिक्लेयर करेगा, वो IUCN ही डिक्लेयर करता है। और ये हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस प्रकार के सर्वेक्षण कराता है। IUCN ने डिक्लेयर किए, उसमें से 9 इस प्रकार के पक्षी देखने को मिले हैं 70 में से, ज्यामध्ये ग्रेट नॉट या पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे। ग्रेट नॉट आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये धोखे में है, यानी इसकी भी प्रजाति नष्ट होने वाली। तर एशियन लिनक, इंडियन स्किमर, ब्लैक टेल, गोडविट, कल्यू सनपीवर, ब्लैक हेड इबिस, यूरेशियन कॅल्यू, यूरेशियन आयस्टकर्चर, लेझर फ्लॅमिंगो या धोक्याचा पातळीवर असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको एक तो ग्रेट नॉट ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। एक है इंडियन स्किमर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे नाम बिल्कुल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेजर फ्लेमिंगो, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये किसमें है, धोखे में है, यानी इनकी प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। तो इसका आंसर होगा दोनों बराबर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट क्या कर सकते हैं, है तो है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 70 टाइप के पाण पक्षी अभी तक देखे गए, उसमें से IUCN ने जिनको समाप्त ऐसा डिक्लेयर कर दिया है, उसमें से 9 हमारे यहां पर देखे गए हैं। फिर उसमें से ग्रेट नॉट, इंडियन स्किमर और लेसर फ्लेमिंगो, ये भी देखने को मिले हैं पिछले 2 सालों में। तो इसका आंसर होगा दोन्ही बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा। चिखली परिसरात एका नवीन घराचा बांधकामासाठी पाया खोदताना मजुराला सन 1720 ते 1750 या कालखंडातील 216 सोन्यांची नाणी आणि 525 ग्रॅम वजनाचा कांस्य धातूचा तांब्या सापडला, या संदर्भात सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है।
ऐतिहासिक महत्व क्या? ही नाणी इतिहासकालीन असून 1720 ते 1750 या कालखंडातील आहे. यानी बहुत ही पुरानी एंशियंट नाणी यानी क्वाइंस मिले. कहां से मिले? चिखली परिसर में. ये एक ऐसा मजदूर कुछ खुदाई कर रहे थे, उसमें 216 इस तरह के सिक्के मिले, गोल्ड के और क्या, कांसे की धातु के. काफी इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद में देखिए, या नाण्यांवर उर्दू आणि अरबी भाषेमध्ये राजा मोहम्मद शाह यांची राजमुद्रा उमटविण्यात आली आहे. इसके ऊपर जो राजमुद्रा है वो किसकी है? राजा मोहम्मद शाह की राजमुद्रा इस पर लिखी गई है. तो ये किसको दे दिए? जो इतिहास विभाग है उन्हें दे दिए गए कि आप इसके स्टडी करिए कि ये कब का है, इसके बारे में और डिटेल लोगों को बताइए. तो इसका आंसर होगा दोनों बराबर है. इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसके ऊपर राजमुद्रा किसकी? राजा मोहम्मद शाह की इसके ऊपर राजमुद्रा लिखी हुई है उर्दू और अरबी में. इंपॉर्टेंट है ये. पुढचा प्रश्न बघा. एक और फेमस व्यक्ति हैं, उनकी भी बारे में कुछ दिया हुआ है. ज्येष्ठ कथा कादंबरीकार आणि व्यासंगी नंदा खरे यांचा उद्या या कादंबरीला 2020 या वर्षीचा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झालं. या संदर्भात सत्य है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये. व्यासंगी यानी वो व्यंग लिखते हैं, नंदा खरे जी ज्येष्ठ कादंबरीकार हैं. उन्हें उनकी उद्या इस कादंबरी के लिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध कादंबरी उद्या, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है. ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, यानी हमारी केंद्र सरकार देती है. बट बड़े आश्चर्य की बात देखिए, इन्होंने इस पुरस्कार को लिया नहीं, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. इन्होंने कहा कि मैं 4 साल पहले ही इस तरीके के पुरस्कार एक्सेप्ट करना बंद कर चुका हूं, तो आप मुझे ये पुरस्कार ना दें. बट किसे मिला है, कौन सिलेक्ट हुए थे? तो ये आपको याद रखना है, नंदा खरे जी. इनका कादंबरी कौन सी? उद्या. इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020. और देखिए इसके साथ एडिशनल डेटा है. बाल साहित्याचे विपुल लेखन करणारे साहित्यिक आबा गोविंद महाजन यांचा आबाची गोष्ट या लघुकथेला बाल साहित्य पुरस्कार जाहीर झालं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कभी न कभी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी परीक्षा में. आबाची गोष्ट या लघुकथेला बाल साहित्य पुरस्कार जाहीर झालं. और ये किनकी है? ये है आबा गोविंद महाजन जी की ये रचना है. वो बच्चों के ऊपर लिखते हैं, तो इसे मिला है बाल साहित्य पुरस्कार. मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में, इसको आप लिख सकते हैं. खरे यांनी कुठलाही पुरस्कार न स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. इसके बारे में मैं बता चुका हूं. जो नंदा खरे जी हैं उन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया. तो इसका आंसर है दोन्ही बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न बघा. महाराष्ट्राचा डॅश हिने हरियाणाचा सुहाना सैनी हिचा पराभव करत 82nd कैडेट आणि सब ज्युनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धेचा विजेता पदावर नाव कोरले. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. ये है साइली वाणी. साइली वाणी जी ने क्या किया है? 82nd कैडेट सब जूनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा में जीत दर्ज की है, विजेता बनी है वो. तो ये आपको पता होना चाहिए. इन्होंने किसे हराया? हरियाणा की सुहाना सैनी. ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है सुहाना सैनी जी, बट हाँ साइली वाणी ये क्या खेलती है? टेबल टेनिस खेलती है, ये इंपॉर्टेंट है. और इन्होंने सब जूनियर जो कंपटीशन है उसमें क्या किया है? पदक ग्रहण किया है, विजेता हुई है वो साइली वाणी जी. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.